हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस क्लास के बारे में, जिसके अंदर हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑपरेशन इंसानियत किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ऑपरेशन इंसानियत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियली सपोर्टेड एक मिशन था, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट किया गया था, जो रोहिंग्याज का जो माइग्रेशन का जो क्राइसिस था उससे डील करने से रिलेटेड। तो ऑपरेशन इंसानियत बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का मिशन है, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करना था बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, जिससे वो रोहिंग्याज का जो क्राइसिस है उससे डील कर सके। रोहिंग्याज बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता होगा म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है वहाँ पे पाए जाते थे, बट कंटिन्यू उनका वहाँ पे प्रोसिक्यूशन होने की वजह से वो लोग माइग्रेट कर रहे थे बांग्लादेश, और इवन इंडिया के अंदर भी उनका जो माइग्रेशन है वो देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज की डेट है 9 जनवरी। आज ही के दिन 1915 के समय में मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका से इंडिया के लिए वापस लौटे थे। उन्हीं की मेमोरी में प्रवासी भारतीय दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे वो लोग जो बाहर रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं और इंडिया से वो समहाउ कनेक्टेड हैं, उन्हीं को यहाँ पे बुलाया जाता है। उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनको इंडिया की हिस्ट्री इन सब चीज़ों से अवेयर किया जाता है। तो हाँ, बेसिकली प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी वापस लौटे थे इंडिया के लिए, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक की। तो फर्स्ट टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, रिसेंटली बॉम्बे के अंदर एक लेडी हैं, उनके द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया कि उनको बेसिकली जो उनकी जो प्रेगनेंसी का जो समय था वो 20 वीक्स का जो समय है वो क्रॉस कर चुका था। इस वजह से ये जो एक्ट है वो न्यूज़ के अंदर में है। बेसिकली सबसे पहले हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का जो डिफरेंस है उसके बारे में पता होना चाहिए कि 1971 के समय में क्या क्या ऐसे जो टाइम पीरियड किस तरीके से था, और प्रेजेंट समय में जो टाइम पीरियड जो अलाउ किया गया है, जिसको एक्सपेंड किया गया है, वो क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1971 के समय में 12 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी थी उसे यहाँ पे डील किया गया था, 12 वीक्स से 20 वीक्स। अब अगर हम प्रेजेंटली समय में बात करें तो 24 वीक्स तक नॉर्मल समय में 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को अलाउ किया गया है टर्मिनेट करने के लिए। और 20 से 24 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो उसको यहाँ बेसिकली 2 डॉक्टर्स यहाँ पैनल बनेगा और वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि उसको टर्मिनेट करना है या नहीं करना है। अभी बेसिकली स्टूडेंट्स सितंबर में इसी एक्ट से रिलेटेड एक जजमेंट है वो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया। जजमेंट के अंदर बोला गया था कि इवन द अनमैरिड वुमेन जो है वो भी यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी को 24 वीक्स तक टर्मिनेट कर सकते हैं, जो उन्हें पहले ओनली 20 वीक्स तक अलाउ किया गया था। अब बेसिकली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट डिलीवर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट डिलीवर करने के बाद में गवर्नमेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट नहीं लाया गया है इस एक्ट के अंदर में। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का अमेंडमेंट एक्ट है 2021 का, तो उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लाया गया। इस वजह से बहुत सारी हॉस्पिटल्स के द्वारा वो जो वुमेन है, वो अनमेरिड जो लेडी हैं, उनको यहाँ पे कंटिन्यू डिनाई किया गया कि उनकी प्रेगनेंसी को यहाँ पे टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। बेसिकली कोई भी कानून ऐसा ऑन पेपर नहीं है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि अनमेरिड वुमेन्स को 20 वीक्स तक वो अपनी प्रेगनेंसी को यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं। कानून के अंदर ये बोला गया है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके अंदर अनमेरिड वुमेन को भी 24 वीक्स तक अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जो समय है वो दिया गया है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का अगर हम बात करें कि एक प्रोग्रेसिव जजमेंट है, जिसके अंदर में सभी को इक्वल यहाँ पे माना गया है। अगर हम एक्ट की बात करें स्टूडेंट्स, एक्ट के अंदर में 20 से लेकर और 24 तक कुछ एक्सेप्शनल पर्सन हैं, उन्हीं को बेसिकली मेडिकल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में अलाउ किया गया है। वो पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जैसे कोई सर्वाइवर हो सेक्सुअल असॉल्ट का, माइनर विडो हो, डाइवोर्स पर्सन हो, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ हो, और अगर हम बात करें कि कोई भी ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो वहीं पे ही
20 से 24 वीक्स तक यहाँ पे प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन है वो अलाउ किया गया है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की, तो उन्होंने जो अनमैरिड वुमेन हैं, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो लोग रहते हैं बेसिकली, तो उनको भी यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के जो पर्पस से यहाँ पे अलाउ किया गया है कि वो भी यहाँ पे 24 वीक्स तक अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब इस जो यहाँ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्या यहाँ पे सॉल्यूशन हो सकता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाए कि आप अपने एक्ट को अमेंड कीजिए, जिससे इस तरीके के जो केसेज हैं उनको ऑन ग्राउंड हॉस्पिटल लेवल पे डील किया जा सके। क्योंकि अगर पेपर के अंदर अमेंडमेंट नहीं आएगा, कानून के अंदर अगर अमेंडमेंट नहीं आएगा, तो इस तरीके के जो जजमेंट्स हैं उनका कोई भी मीनिंग नहीं है। क्योंकि जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है तो उस तरीके से अमेंड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के बारे में देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे। अगर हम बात करें जो सोशल इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड, कंटिन्यू न्यूज के अंदर में है। वुमेन्स को यहाँ पे बेसिकली एक राइट भी दिया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के थ्रू। तो ये टॉपिक इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था। सेकंड टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, सेकंड टॉपिक है कालका शिमला हेरिटेज रूट के बारे में। अभी रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है, जिनका बेसिकली रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला के अंदर। कपूरथला कहाँ है स्टूडेंट्स? पंजाब के अंदर है कपूरथला, पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे बेसिकली जो रेलवे के जो कोच होते हैं उनकी जो फैक्ट्री है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश है। तो रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ने यहाँ पे जो नए डिजाइन के नए ऐसे जो कोच हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, जिससे जो कालका शिमला हेरिटेज रूट है उसके जो टूरिस्ट पर्सन हैं उनको अच्छे से वहाँ पे जो हम बात करें जो ब्यूटीफुल व्यू है वो दिख सके, इस तरीके से कोच है उनको डिजाइन किया जा रहा है। बेसिकली कालका शिमला हेरिटेज रूट की बात करें तो इसको यहाँ पे हमारे माउंटेनियस ट्रेन के रूप से भी इन रूट को जाना जाता है। क्योंकि हमारे काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो माउंटेन ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। जिसके अंदर अगर हम बात करें कालका शिमला है, शिमला को बेसिकली यहाँ पे 1903 के समय में ब्रिटिश इंडिया के समय हमारी कैपिटल हुआ करती थी। समर कैपिटल के रूप से जाना जाता था शिमला को, समर कैपिटल हुआ करती थी 1903 के समय में। तो उस समय में जो बेसिकली शिमला हमारे जो कंट्री है उसके अंदर समर्स को बेसिकली फेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं, जो वाइसरॉय हुआ करते थे उनके लिए। तो वो लोग उस समय में जो हिल स्टेशंस है वहाँ पे उस लोग चले जाते थे। आप देखिए कि इसी वजह से हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे हिल स्टेशंस हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि ब्रिटिश पीपल्स के द्वारा हिल स्टेशंस को इस वजह से डेवलप किया गया, इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उन लोगों के लिए समर के अंदर सूटेबल नहीं था। तो 1903 के समय में इस रूट को यहाँ पे डेवलप किया गया था, कालका शिमला हेरिटेज रूट को, कि जो हमारी समर कैपिटल हुआ करती थी शिमला, तो उसको विजिट करना उनके लिए काफ़ी इजी हो, एक्सेसिबल हो। कालका शिमला हेरिटेज रूट बेसिकली हमारा एक माउंटेनियस रूट के रूप में जाना जाता है, माउंटेनियस ट्रेन के रूप में जाना जाता है। हमारी कंट्री में और काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे माउंटेन ट्रेन हैं वो चलाई जाती हैं, जिनके अंदर हैं एक है नीलगिरी। नीलगिरी जो ट्रेन है, नीलगिरी जो माउंटेन रेलवे है वो हमारे सदर्न इंडिया में तमिलनाडु है वहाँ पे वो चलती है। इसके अलावा दार्जिलिंग हिमालयन जो रेलवे है वो दार्जिलिंग के अंदर चलती है। और दार्जिलिंग की जो चाय है उसको भी जीआई टैग का स्टेटस है, आपको पता होना चाहिए। दार्जिलिंग की चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो और उस एरियाज़ के अंदर जो टी प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हमारे इंडिया का वो जो बेसिकली पार्ट है दार्जिलिंग, आसाम, उन एरियाज़ के अंदर टी का प्रोडक्शन काफ़ी सही है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कालका शिमला हेरिटेज रूट की, तो कालका शिमला हेरिटेज रूट को 2008 और 9 के समय में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको डिक्लेयर किया गया था। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ये डिफरेंट है जिस तरीके से यहाँ पे ये रूट को डेवलप किया गया हिमालयंस के अंदर में, माउंटेन के अंदर में। तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको डिक्लेयर किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है स्टूडेंट पेरिस के अंदर, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ये आपको भी
पता होना चाहिए। अब हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है एम सैंड के बारे में। एम सैंड मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सैंड, ऐसी जो मिट्टी जिसको मैन्युफैक्चर करके बनाया जाता है उसको बेसिकली एम सैंड बोला जाता है। स्टूडेंट 2017 के समय में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगा दिया गया कि रिवर बेड से जो बेसिकली जो सैंड निकाली जाती है या जो बजरी निकाली जाती है, बजरी जो बेसिकली एक टर्म है जो यूज की जाती है नॉर्दर्न इंडिया में, और जो बजरी को बेसिकली यूज किया जाता है जो कंक्रीट मटेरियल है या हमारा जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी है उन सब के अंदर में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगा दिया गया। उस समय से कंटिन्यू जो मैन्युफैक्चरिंग सैंड का जो टर्म है वो न्यूज़ के अंदर है। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल के अंदर पहला ऐसा जो मैन्युफैक्चरिंग सैंड का जो प्लांट है वो लगने वाला है। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये प्लांट वहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव के द्वारा। अब यहाँ पे दो टर्म आपके लिए न्यूज़ के अंदर में हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग सैंड क्या होती है, दूसरा ग्रीन माइनिंग क्या है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ग्रीन माइनिंग बेसिकली हमारा जो माइनिंग सेक्टर है इससे जितनी भी कार्बन की एक्टिविटी होती हैं या कार्बन का जो रिलीज होता है उसको डीकार्बोनाइज करने से रिलेटेड ये इनिशिएटिव हैं। ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे माइनिंग सेक्टर के अंदर जो कार्बनाइजेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके, डीकार्बोनाइज उसको किया जा सके। इस वजह से उन सब एक्टिविटीज़ को यहाँ पे ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव के अंदर रखा जाता है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि इंडिया का 2070 तक टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनना। कार्बन न्यूट्रलिटी का जो स्टेटस है उसको अचीव करना है 2070 तक, ये इंडिया का हमारा टारगेट है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सैंड के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग सैंड बेसिकली एक सब्सटीट्यूट है रिवर बेड से जो निकलने वाली हमारी जो बजरी होती है जिसको कंक्रीट मटेरियल में यूज किया जाता है। ये बेसिकली जो ग्रेनाइट स्टोन है या रॉक का जो क्रैशिंग है उसके साथ में इसको प्रोड्यूस किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सैंड को। मैन्युफैक्चरिंग सैंड की अगर हम साइज की बात करें तो लेस देन 4.75 mm की जो साइज़ है उससे कम ये मिलती है। डस्ट फ्री होती है। सबसे इसका बेनिफिट ये है क्योंकि आप देखें कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी हैं उनके थ्रू जो डस्ट की जो एक प्रोडक्ट के रूप में जो डस्ट वहाँ से निकलती है, और वो एक सबसे बड़ा एक इशू है हमारे, अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से जो डस्ट जो निकलता है वो एक सबसे बड़ा रीजन है पोल्यूशंस के लिए, पोल्यूशन के बिहाइंड में रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली एनसीआर के अंदर में। तो डस्ट फ्री होती है मैन्युफैक्चरिंग सैंड। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको मैन्युफैक्चरिंग सैंड के साथ में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नहीं मिलेंगी। अगर हम रिवर बेड से जो सैंड निकालते हैं जिसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं उसके साथ में आपको क्ले मिलेगा, डस्ट मिलेगा, इवन सिल्ट की जो कोटिंग है वो भी आपको देखने को मिलेगी। बट मैन्युफैक्चरिंग सैंड के साथ में आपको कोई भी इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड नहीं होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सैंड के साथ में आपको क्ले फ्री मिलती है, ये डस्ट फ्री होती है, और सिल्ट की जो कोटिंग है वो भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है आपको मैन्युफैक्चरिंग सैंड के ऊपर में। तो मैन्युफैक्चरिंग सैंड बेसिकली स्टूडेंट्स इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर पहला इसका मैन्युफैक्चरिंग सैंड की जो फैसिलिटी का कोल इंडिया के द्वारा ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव के द्वारा एक प्लांट है वो लगाया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सैंड वहाँ पे प्रोड्यूस की जाएगी। ग्रेनाइट और रॉक की जो सिंपल स्टोन रॉक है उसको क्रश करके ये बनाई जाती है, और 4.75 mm से लेस इसका बेसिकली साइज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। मैन्युफैक्चरिंग सैंड है, कालका शिमला हेरिटेज रूट के बारे में हमने देखा, यूनेस्को हेरिटेज का उसको स्टेटस है, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो न्यूज़ के अंदर में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में भी काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स के द्वारा डिनाई किया गया कि उनकी प्रेगनेंसी को यहाँ पे नहीं टर्मिनेट किया जा सकता। इवन आफ्टर द 20 वीक्स उनका जो प्रेगनेंसी है वो क्रॉस हो चुका था। इस वजह से उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप के लिए होमवर्क ये है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जिसका 2021 के अंदर जो अमेंडमेंट आया उसके थ्रू क्या क्या चीज़ें अमेंड की गई हैं, टाइम पीरियड कितना चेंज किया गया है, कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, स्टेट्स के अंदर मेडिकल बोर्ड बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये सब आप 2-3 लाइन के अंदर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना जो जो इम्पोर्टेंट टर्म आपको लगती हैं इस 2021 के अमेंडमेंट के थ्रू। तो आप बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू आपको हम इसी तरीके से करंट अफेयर से अवेयर कराते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।